हेलो स्टूडेंट। तो 2019 तक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको मिल चुका है। अब हम बात करेंगे 2020 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, जो कि 6 नंबर में पूछा गया था। क्योंकि शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यूज वगैरह के अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ। दीर्घ उत्तरीयों को अच्छे से तैयार करना जरूरी है। कौन कौन से क्वेश्चन थे जो 2020 में आए थे? इसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था उदासीनता मानचित्र क्या है? अनादिमान वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की शर्तों को समझाइए। ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ है 2012 में, 2014 में, 17 में, फिर 19 में, फिर 20 में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि 2024 में भी ये आ जाएगा। तो रट्टा मान लो 80 में से 80 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपने मेरे चैनल के साथ कंटिन्यू ज्वाइन कर रखा है तो उदासीनता वक्र क्या होता है? वह वक्र जिसका प्रत्येक बिंदु वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जिससे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। और उपभोक्ता संतुलन क्या होता है? एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब अपनी सीमित आय की सहायता से वस्तुओं को उनकी दी गई कीमतों पर खरीदकर अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होता है। तो उदासीनता पक्ष समझ में आ गया, उपभोक्ता का संतुलन समझ में आ गया। अब करेंगे दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन कि उदासीनता वक्र से उपभोक्ता संतुलन का कैसे पता चलेगा। तो ध्यान में रखिएगा, एक उपभोक्ता हमेशा एक ऐसी कीमत रेखा बनाता है जहां पर उसकी आय और कीमतों का सर्वाधिक संयोजन प्राप्त हो सके और वो ऊंचे से ऊंचे उदासीनता वक्र तक पहुंच सके। ऐसे में उदासीनता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता संतुलन की दो प्रमुख शर्तें हैं। पहला, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पष्ट करता होना चाहिए, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है। आर एस कीमत रेखा और आई सी जो है उदासीनता वक्र, दोनों ई को छू रहे हैं, तो बिंदु ई जो है क्या होगा? संतुलन बिंदु होगा। वहीं पर दूसरा शर्त होता है कि स्थायी संतुलन के लिए उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नत, जिस बिंदु पर ये छुए, टच करे बचत रेखा को, उस बिंदु से वो उन्नत उदाहरण की उल्टी दिशा में भागता हुआ नजर होना चाहिए। देखिए बिंदु ए पर उल्टी दिशा भागता हुआ, जबकि के पर वापस आ रहा है। फिर जगह तो यहाँ पर के जो है स्थायी संतुलन नहीं होगा, बिंदु ई स्थायी, तो स्थायी संतुलन का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण प्रतियोगिता से आप देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता को कई बार रिपीट हुआ है क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन बदल गया। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण कैसे होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन कैसे होता है? यहाँ पर पूछा गया है पूर्ण प्रतियोगिता में के अंतर्गत फर्म के अल्पकालीन संतुलन को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो ये समझ लो पूर्ण प्रतियोगिता होता क्या है। लेफ्ट पिच ने एक्सप्लेन किया है कि पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्म एक समान वस्तुएं बेचती है। इनमें से किसी भी फर्म की यह स्थिति नहीं होती है कि वह बाजार की कीमत को प्रभावित कर सके। पूर्ण प्रतियोगिता, बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता, एक ही वस्तु, उसकी एक ही कीमत, पूर्ण प्रतियोगिता है। अब जब पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की बात करते हैं तो ध्यान में रखिएगा, जब सीमांत आगम सीमांत लागत से अधिक है तब उत्पादन में वृद्धि लाभप्रद होती है। जब एम आर और एम सी बराबर होते हैं तो वो उसमें लाभ अधिकतम हो जाता है। मतलब इसे संविच्छित बिंदु भी कह सकते हैं। और इसी संविच्छित बिंदु पर जहां पर एम आर और एम सी आपस में बराबर हो जाते हैं तो उपभोक्ता उत्पादक क्या है? संतुलन की स्थिति में होती है। उससे ज्यादा उत्पादन करने पर उत्पादक को हानि, कोई भी उत्पादक नहीं चाहता है हानि हो। ऐसे में जब हम फर्म के संतुलन की शर्तों की बात करेंगे, एक ऐसा बिंदु जहां पर एम आर और एम सी आपस में बराबर होता है। मान लीजिए ये है हमारा एम आर जो कि पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर के बराबर होता है, और ये एम सी पर पहले नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को बराबर हो जाए, बिंदु ई पर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर के पर ही बराबर है, लेकिन ये नहीं हो, क्यों? दूसरी शर्त है एम सी वक्र नीचे से काटता हुआ जाना चाहिए। तो नीचे से काटता हुआ यहाँ पर छू रहा है, उसके बाद एम सी ज़्यादा नहीं, लागत ज़्यादा। और कभी भी लागत ज़्यादा होगा तो घाटा होगा, लागत ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए कि आगम ज़्यादा होना चाहिए। तो इस बिंदु पर दोनों बराबर है, तो इसी बिंदु जब ये दोनों शर्तें पूरी होगी वहीं पर फर्म का संतुलन निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर बताइए। बहुत सारे अंतर है। पहला अंतर, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या असीमित होती है और एकाधिकार में केवल एक ही विक्रेता होते हैं। नंबर 2, औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होते हैं जबकि एकाधिकार में औसत आगम सीमांत आगम से ज़्यादा होता है। पॉइंट नंबर 3, वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है, यहाँ पर वस्तु की कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है। बहुत सारे, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता का एक दूसरे का उल्टा होता है। दीर्घकाल में यहाँ पर केवल स्थिर लागत की दशा में उत्पादन संभव होता है, जबकि दीर्घकाल में घटती लागत, स्थिर लागत और बढ़ती लागत दोनों दशा में उत्पादन संभव हो सकता है। दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ मिल सकता है पूर्ण प्रतियोगिता में, जबकि एकाधिकार में असामान्य लाभ मिल सकता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन अधिक होता है, कीमत कम होती है, जबकि एकाधिकार में उत्पादन कम और कीमतें अधिक होती है, क्योंकि एक ही विक्रेता होता है, एक ही उत्पादक होता है। इस बाजार में कीमत विविधीकरण संभव नहीं है क्योंकि क्रेता को बाजार को पूरा ज्ञान होता है कि इस बाजार में कीमत विविधीकरण पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में नई फर्मों का प्रवेश पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, जबकि यहाँ पर पूर्णतः वर्जित होता है।
ठीक है ना। 5 नंबर 6 नंबर में पहले पूछा जाता था, अब 5 नंबर में आता है। कोई भी 6 पॉइंट आप उठा के लिख दीजिए, पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था 2020 में, दीर्घकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ध्यान में रखना है, दीर्घकाल अभिप्राय का मतलब लंबी अवधि का समय जब उत्पत्ति के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है, और इसका मतलब यहाँ पर उत्पादन का कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है। इसका मतलब होता है दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित करने से उत्पादन का पैमाना बदल जाता है, जिसको पैमाने के प्रतिफल का नियम कहा जाता है। इसी को स्टेप टू स्टेप लिखना है। और पैमाने का जब पैमाना बदलता है वो 3 प्रकार से बदल सकता है साधनों के अनुपात में। इसको पैमाने के 3 प्रतिफल के नियम बोलते हैं। नंबर 1, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उसके उत्पादन में उससे ज्यादा अनुपात में वृद्धि होती है। यानी कि उत्पादन में अनुपातिक परिवर्तन उसकी साधनों में होने वाली परिवर्तन से ज्यादा होता है। यानी कि अगर साधनों को 10% बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में 20% का परिवर्तन होता है। ऐसे में अगर इसके डायग्राम बनाएंगे तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, नीचे की ओर झुका हुआ, लाइक दिस। ये होता है पहले उत्पादन के साधन, यहाँ पर अब इतनी उत्पादन हो रही थी, अब उत्पादन के साधनों को बढ़ाया गया, F1 लाया गया, ठीक है। अब उत्पादन की मात्रा में F1 की कंपेरिजन में Q1 ज़्यादा वृद्धि हो, तो इसको बोलते हैं बढ़ते प्रतिफल। दूसरा, स्थिर प्रतिफल एक ऐसी दशा होती है जहां पर उत्पत्ति के साधनों में जितना वृद्धि किया जाता है उसकी उत्पादन में भी उतनी ही वृद्धि होती है, एक समान। ऐसे में यहाँ पर उत्पादन जो है एक समान अंतर इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर F था, ये F1 हो गया, इसके कारण से उत्पादन में उतनी ही वृद्धि हुई जितनी साधनों में वृद्धि हुई। जबकि तीसरी स्थिति हुई घटते प्रतिफल का नियम, पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम। मतलब यहाँ पर उत्पादन के साधनों में जितनी वृद्धि की जाती है उसके उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है, कुछ इस तरह से होता है। यह है उत्पादन के साधन, यह है उत्पादन की मात्रा। उत्पादन के साधनों में इतनी वृद्धि की गई F1 और मात्रा में उससे कम वृद्धि हो गई, ठीक है ना। ये तीसरी स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में। ये क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया था, 2020 में पूछा गया है। उत्पादन राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय की प्रमुख 8 अवधारणाएं होती है। नंबर 1, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जो कि एक देश के समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के बाजार मूल्य को कहा जाता है। नंबर 2, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में, जिसमें हम विदेशों से प्राप्त साधन आय को जोड़ देंगे, दैट मीन GDP MP में अगर विदेशी आय जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, GNP MP मिलेगा। शॉर्टकट सबका पता होना चाहिए। अवधारणा नंबर 3, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगर हमने बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो हमें बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। वहीं पर बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, NDP MP मिलेगा, क्योंकि सकल में से मूल्य ह्रास घटाने पर ही शुद्ध मूल्य प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर 5th, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। किसी भी देश में घरेलू सीमा में सभी उत्पादों को और लेखा वर्ष में उत्पादन विभिन्न साधनों से प्राप्त, यानी कि सभी साधनों से प्राप्त आय को, सभी साधन मतलब जैसे हो गए आपके लाभ, ब्याज, मजदूरी, ठीक है ना, लगान, इन सब का योग जो होता है ना वो घरेलू आय होता है, एंड इसको घरेलू आय के नाम से भी जाना जाता है। ओके, वहीं पर 6 होता है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। जब हम साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को जोड़ेंगे तब जाके साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की प्राप्ति होती है। 7th नंबर होता है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश की घरेलू आय में मूल्य ह्रास और विदेशों प्राप्त साधन आय को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्योंकि ये घरेलू आय में मूल्य ह्रास और साथ विदेशी आय भी दोनों को जोड़ेंगे तब जाके हमें GNP FC मिलेगा। और लास्ट वन है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है, शॉर्टकट में बोलते हैं NNP FC। और घरेलू आय में विदेशी आय जोड़ने से साधन राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाती है, राइट। ये 8 अवधारणाओं को आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय बैंक के प्रमुख। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, मतलब 5 या 6 बार अब तक पूछा जा चुका है, रट गया होगा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य, नोटों का निर्गमन करना, देश के लिए नोट जारी करना। केवल 1 रुपए का नोट केंद्रीय बैंक जारी नहीं करती, बाकी सारे नोट केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी होते हैं। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य। बाकी डिटेल आपके सामने अब लिख सकते हैं।
इसके अलावा कुछ और कार्यों की बात करते हैं। केंद्रीय बैंक अपने देश के व्यापारिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करती है। मतलब जब व्यापारिक बैंक को किसी भी स्रोत से ऋण की प्राप्ति नहीं होती है तो केंद्रीय बैंक ही अंतिम रूप से ऋण की पूर्ति करती है। जबकि विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण भी एक प्रमुख कार्य है। मतलब एक देश से विदेश का जो लेन देन होता है, विदेशी मुद्राओं का आना जाना होता है, उसका जो रिजर्व रखा जाता है उसको मेंटेन करना, लेखा करना, ये सब व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंकों का प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो भैया रट्टा मान लो 100%, क्योंकि सबसे ज़्यादा 3 क्वेश्चन अपने अब तक देखे उदासीनता वक्र के माध्यम से, और दूसरा होता है आपका पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण, तीसरा क्वेश्चन हो गया अनैच्छिक बेरोजगारी, और चौथा क्वेश्चन हो गया केंद्रीय बैंक। भैया ये 4 क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। 19 में भी आया था, ठीक है ना, मैंने अभी बताया था। अगर 19 का अभी देखा होगा, मैंने मॉर्निंग में अपलोड किया हुआ है, ठीक है। एक ऐसी स्थिति जिसमें ऐसे लोगों को कुशल या योग्य होते हुए भी और न्यूनतम मजदूरी दर पर कार्य करने की इच्छुक होते हुए भी उन्हें काम नहीं मिलता, अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। मतलब काम करने के लिए बंदा खड़ा है, स्किलफुल है, सब कुछ है, वो तैयार है, कोई भी काम मिले करूंगा, लेकिन काम नहीं मिलता, तो उसको अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। इसके प्रमुख कारण है देश की जनसंख्या का बड़ी तेजी से बढ़ना, क्योंकि जितने लोग होते हैं सबको काम दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। जिस स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है उस स्पीड से रोजगार का विकास नहीं हो पा रहा है। नंबर 2, शिक्षा की इतनी खराब स्थिति है, लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन काबिल नहीं बन पा रहे, इसलिए उनको मनचाहा नौकरी या काम नहीं मिल पा रहा है। कुटीर उद्योगों का खत्म होने से भी लोग जो है अपने हाथों से काम धो बैठे हैं। मशीनीकरण होने से जहाँ पर पहले 10 लोग मिलकर काम करते थे, एक मशीन आने से 2 ही लोग काम की जगह 8 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। पूंजी में कमी, पूंजी की इतनी कमी है, कोई काम शुरू भी करना चाहता तो पैसा नहीं होता है, तो उत्पादकता बढ़ेगी कहाँ से, रोजगार बढ़ेगा कहाँ से, ये कुछ प्रॉब्लम है। और क्वेश्चन नंबर 8, पूर्ण रोजगार की अवधारणा को बताइए। पहले देखिए, पहले आता अनैच्छिक बेरोजगारी, अब आ गया पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार और पूर्ण रोजगार की नीति। पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर सक्षम मजदूरी दर को प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होता है और वो सबको कार्य मिल जाता है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती है। अगर 100 लोग काम करने के लिए खड़े हैं, 100 के 100 लोगों को काम मिल जा रहा है। मतलब साधनों की जहां पूर्ण उत्पादकता होती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति। ये जो है पूर्ण रोजगार का अर्थ ऐसी स्थिति होती है जब अर्थव्यवस्था में श्रम, पूंजी, भूमि आदि सभी संसाधनों को पूरी तरीके से काम पे लिया जा चुका है। रोजगार अर्थसंबल बनाने के लिए केवल श्रम बाजार तक ही सीमित हो। अतः ऐसी स्थिति जहां पर सभी सक्षम व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी दर पर काम मिल जाता है तो उसे पूर्ण रोजगार कहते हैं। अगर पूर्ण रोजगार की अगर बात करते हैं, एक अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन उस बिंदु पर स्थापित होता है या फिर उस बिंदु पर पूर्ण रोजगार स्थापित होता है जहां पर रोजगार की सामूहिक मांग और रोजगार की सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है। अगर इसको समझे तो इस डायग्राम से समझा सकते हैं। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, सामूहिक मांग हमारी बढ़ती चली जाती है और सामूहिक पूर्ति भी बढ़ती चली जाती है। एक ऐसा बिंदु, यह है सामूहिक पूर्ति, यह है सामूहिक मांग। जिस बिंदु पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति बराबर होता है, उसी बिंदु पर निर्धारित स्तर को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण रोजगार स्तर। क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण रोजगार। मतलब यहाँ पर जितने लोगों को काम चाहिए उन सबको काम मिल जा रहा है, जितनी उत्पादकता है उतनी सभी उत्पादकताओं की मांग हो रही है, तो इसी को पूर्ण रोजगार के स्तर के नाम से जानते हैं। इसी तरह नेक्स्ट ईयर के आपको वीडियोस चाहिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी मेरे चैनल को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मैं गारंटी देता हूं आपके एग्जाम में 80 से 80 लाने की, 80 से 80% का मैटर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये बात की गारंटी कि इस बार जो आपको पेपर में आएगा 80 नंबर का पेपर वही बनेगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी उससे बाहर नहीं आएगा। 80 नंबर लाना आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप लिख के आएंगे तभी 80 नंबर, लेकिन आएगा वही जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। राइट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।